गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जो जिसकी हम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सारे एमसीक्यूज़ हम क्लियर कर चुके थे। आज आगे की जो एक्सरसाइज है, जो कि आज मेनली हम करेंगे मैच द फॉलोइंग्स और असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस, तो उनको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मैच द फॉलोइंग से। पहला देखो क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स। इनमें से क्या हो सकता है? देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब जब मैग्नेट्स को हम पास पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, लेकिन उनको टच कराने की कोई नीड नहीं होती है ना, यानी कि उनको कांटेक्ट में लाने की कोई नीड नहीं होती है हमें, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो पी का हो जाएगा 1। तो पी का 1 इसमें है, दोनों इसमें है ना। उसके बाद अगला क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द प्रेशर इन लिक्विड्स। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर को डिटरमाइन करती है। तो बेटा डेप्थ के अकॉर्डिंग, जो गहराई है ना, गहराई के अकॉर्डिंग हम लिक्विड्स का प्रेशर मेजर करते हैं। तो क्यू का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा 2। आगे है फोर्स। तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और प्रेशर को हम मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आर का हो जाएगा 4, प्रेशर का हो जाएगा 3। आर का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी के सारे में से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? सी, जिसमें से बिल्कुल सही मैच की गई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो पी का 4। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो क्यू का 3। वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके, और प्रेशर की जो यूनिट है वो है पास्कल, ठीक है। तो ये सारे किस में हैं? ये है फोर्थ में, कि पी का 4, क्यू का 3, आर का 1 और एस का 2। तो इसका आ जाएगा 3, ठीक है। आगे देखो, पहला बोला कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है? तो अगर हम देखें तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसको कि है ना, मतलब एक्ट करने के लिए किसी को फिजिकल कांटेक्ट की नीड होती है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कौन सा है, क्या लिख रखा है, देखो, ए फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन अनदर बॉडी थ्रू से मटेरियल कनेक्ट। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है, उनको हमें टच करने की नीड होती है, तो वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। तो पी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड में होते हैं लिक्विड्स और गैसेस। हमने जब फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो गैसेस और जो लिक्विड्स है उनको कलेक्टिवली हम फ्लूइड्स बोल सकते हैं। तो बोलेंगे ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, यानी कि लिक्विड्स एंड गैस ही क्या है? फ्लूइड्स है। तो क्यू का हो जाएगा 1। मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर है ना, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लिक्विड प्रेशर को मेजर करती है, ठीक है। तो आर का हो जाएगा 4। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं कि उनको किसी भी मटेरियल कनेक्टर की नीड नहीं होती है, उनके बिना भी ये काम कर सकते हैं। तो एस का हो जाएगा 3। तो ये सारे ऑप्शंस किस में मिलेंगे आपको? ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको ए में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। असर्शन एंड रीजन टाइप वाले और कर लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ए बी सी या डी मार्किंग करनी होती है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट का एक रीज़न दिया होगा, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इनको बताना है। ए हम कब लिखेंगे? जब हम ऐसे लिखेंगे कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और जो ये रीज़न है ना, वो असर्शन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देता है। बी कब करेंगे? बी तब करेंगे कि जो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। सी कब करेंगे? सी तब करेंगे जब असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। और डी क्या है? डी है कि जब असर्शन तो फॉल्स होगी और जो रीज़न होगा वो ट्रू होगा। तो पढ़ते हैं, शुरू में करते हैं सारे। पहला देखो, पहले में क्या दे रखी है? असर्शन कि फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स की डेफिनेशन यही होती है, यानी कि असर्शन ट्रू है। लास्ट में रीज़न क्या दे रखा है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। के फोर्स की सीजीएस यूनिट न्यूटन होती है। क्या होते हैं? नहीं, सीजीएस यूनिट फोर्स की होती है डाइन। यानी कि असर्शन तो ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? सी। सेकंड देखो, असर्शन क्या दे रखी बेटा? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट नॉट मास। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। तो ये बात सही है, मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता है। अगर आप मून पे हो, आप अर्थ पे हो, या फिर आप पोल्स या फिर इक्वेटर पे हो, तो वेट में स्लाइटली डिफरेंस आता है।
रीज़न क्या बोल रखा है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, कि जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ऐसा होता है? हमें पता है वेट का फॉर्मूला है बेटा mg, है ना, तो वेट कैसे जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये जो रीज़न है वो रॉन्ग है, तो इसका आ जाएगा सी की असर्शन ट्रू है, जो रीज़न है वो रॉन्ग है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड देखो क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन रिप्लेस्ड बाय द रिजल्टेंट फोर्स ओनली एज रिगार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी एज ए होल। क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, जो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 3 4 जितने भी n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, उनको हम एक रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। कब? जबकि हम पूरे ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसिडर करते हैं। तो ये सही है। किसी जैसे कि हम रिजल्टेंट फोर्स, जैसे कि हम बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ते हैं, तो हमें पता जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो मोशन की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हम एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल के लेके आते हैं, यानी कि उन सारे फोर्सेस को हम एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स कैन नॉट रिप्लेस द सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अलग अलग फोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करके एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ तो सेम इफेक्ट होगा। तो हम फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें है ना जो असर्शन है ना वो तो करेक्ट है, जो रीज़न है वो रॉन्ग है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोबारा से। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, फोर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड ऑल्सो मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। क्या बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और उसी की वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कह रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, के हमारे यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन की जो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो इस रीज़न से नहीं दी जा सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये होती कि जो अर्थ है या वो मून को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो सन है वो भी अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों आपस में अलग अलग स्टेटमेंट्स ही हैं, है ना। ये बता रहा है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ये हमें बता रहा है कि जो सन या फिर जो सन अर्थ को, और जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ रिवॉल्व करवाती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करवाती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न असर्शन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, वैन वी ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू ए पिन लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल द पिन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्या बोला कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को या फिर किसी मैग्नेट को किसी टेबल पे रखी पिन के पास लेके आते हो, तो जो पिन है वो मैग्नेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते। तो बिल्कुल सही है ना, ये सही तो है बिल्कुल, क्योंकि क्या बोला इसने देखो जो पिन किसकी बनी होगी, मेनली वो आयरन की बनी होगी, और आपको पता है जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही आप मैग्नेट को आयरन पिन के पास लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगी, तो जो पिन होगी वो उसकी तरफ घूमना या फिर मूव करना शुरू कर देगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक फोर्स इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या अगर मैग्नेट किसी आयरन को या फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो क्या उनको टच कराने की नीड होती है? वो तो थोड़ी बहुत, अगर उनको हम पास भी लेके आते हैं तो भी अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। असर्शन यहाँ पे सही है, लेकिन रीज़न यहाँ पे रॉन्ग है। तो इसके लिए कौन सा होगा, असर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। असर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 समझ में आए, आगे और कर लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, के फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही फ्रिक्शन मोशन को अपोज करे। देखो जैसे कि हम लोग चल पाते हैं, है ना, तो हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही। तो वहाँ पे तो फ्रिक्शन हमारे मोशन को एक तरीके से एनहेंस कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, हमारे मोशन को रोक नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हर बार मोशन को अपोज ही करे। तो ये असर्शन रॉन्ग है।
तो बोला है वेन एवर वन सरफेस मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। ये तो बिल्कुल सही है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन अपने आप ही एक्शन में आ जाता है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीज़न सही है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है। 7th देखो, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज़ लेसर देन दैट नियर द सरफेस। की बोला है कि जो प्रेशर है ना वो समुद्र के तट पे मतलब समुद्र के ऊपर सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा है और जो वहाँ पे तो कम है सॉरी, और जो उसका बॉटम है वहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, रुको क्या लिख रखा है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज़ लेस है, यानी कि बॉटम में तो इसका प्रेशर लेस है और जो सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा है। हमने अभी पढ़ा था जब मैं सीधा कॉलम्स करे थे कि लिक्विड्स में प्रेशर को मेज़र करती है गहराई, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो समुद्र तट पे उसके बॉटम में तो गहराई ज़्यादा होगी तो वहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना, तो असर्शन क्या है, रॉन्ग है। रीज़न क्या कह रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि जो किसी भी लिक्विड ने जो प्रेशर एक्सर्ट करा होगा वो उस लिक्विड की गहराई और उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है और जो रीज़न है वो सही है, तो इसका डी हो जाएगा। असर्शन क्या है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन, ये सही है। 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर ही होती है। क्या बोला, डाइन इज द सीजियस यूनिट ऑफ प्रेशर, नहीं, डाइन जो है वो सीजियस यूनिट है फोर्स की, ठीक है, और जो न्यूटन है वो ऐसा यूनिट है फोर्स की। तो ये दोनों बातें गलत है, रीज़न रॉन्ग है, असर्शन सही है, तो इसका आ जाएगा सी। 9th और देखो क्या कह रहे हैं 9th, वी कैन लिव हैप्पीली इफ़ फ्रिक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन नेचर, कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा हमारे नेचर में तो हम बहुत खुशी से रह लेंगे। भी कैसे रह लोगे, फ्रिक्शन की वजह से हम कितना काम करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, हमारे हैंड्स मूव कर पाते हैं, हम सीधा खड़ा रह पाते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रिक्शन के। जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। रीज़न क्या कह रहा है, एरोप्लेन शेप इज़ स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस द एफर्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये बिल्कुल सही है। हमने बोला था जब हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप स्ट्रीमलाइन शेप बना देते हो तो वो फ्रिक्शन को काफ़ी मिनिमाइज कर लेता है, ठीक है। तो रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है, तो डी हो जाएगा इसका। असर्शन 10th की क्या कह रही है, द वेट ऑफ द एटमोसफेयर एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो बात बिल्कुल सही है ये, ठीक है। व्हेन वी गो अपवर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, क्या बोल रहा है कि जब भी आप ऊपर जाते हो, ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर कौन सी एयर होती है जो कि अर्थ के सरफेस पे गर्म हो चुकी है, उसके बाद वो हल्की होके ऊपर उठती है, तो जब हल्की एयर ऊपर जाएगी तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो दोनों बात सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज हमने करे हैं मैच द फॉलोइंग्स और असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, तो इनको आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है, समझ के करना बेटा, बहुत ही आसान सा काम था आज तो, ठीक है, इनको अच्छे से करना, बाकी काम हम कल करते हैं। एग्ज़ाम के लिए टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।